नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने कस्टडी की मांग करते हुए कहा था कि अभी आरोपी का मोबाइल जब्त किया जाना बाकी है। साथ ही हादसे के बाद मिहिर शाह कहां गए थे, इसकी जांच भी की जानी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मिहिर शाह को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि मिहिर शाह ने कबूला था कि गाड़ी वही चला रहे थे। वर्ली हिट एंड रन केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी मिहिर शाह ने पुलिस की पूछताछ में गुनाह कबूल लिया है। ऐसे में वर्ली हिट एंड रन केस से जुड़ा पूरा अपडेट समझ लीजिए। वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि हादसे के वक्त गाड़ी मैं ही चला रहा था। हादसे के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसे में पिता के पहुंचने से पहले ही मौके से निकल गया। वहीं पुलिस ने खुलासा किया कि फरार होने से पहले मिहिर ने अपनी दाढ़ी बनवाई और मिहिर ने पहचान बदलने की कोशिश की। वहीं पुलिस मिहिर के विरार जाने पर जांच भी करेगी। हादसे के बाद मिहिर आखिर विरार क्यों गया था? मिहिर ने BMW कार से स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मृतक कावेरी नखवा के परिजन इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। I want him that we should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. Like she is in really bad pain. मिहिर के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह पर बेटे को भगाने और कार को मौके से हटाने का आरोप है। और मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में प्रशासन एक्शन मोड में है। एक्साइज डिपार्टमेंट के बाद अब BMC ने उस बार पर कार्रवाई की है जिसमें आरोपी को शराब सर्व की गई थी। ये तस्वीरें मुंबई के ग्लोबल तापस बार की हैं। जुहू के इस बार पर BMC का बुलडोजर चला है। BMC की यह कार्रवाई अवैध रूप से शराब परोसने के आरोप में की गई है। BMC ने बार के अवैध ढांचे को तोड़ा है। एक दिन पहले आबकारी विभाग ने बार को सील कर दिया था और BMC ने निरीक्षण किया था। प्रशासन के मुताबिक बार को उचित लाइसेंस नहीं होने और अवैध निर्माण की वजह से सील किया गया और बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई बॉम्बे फॉरेन लिकर नियमों के तहत की गई है। दरअसल मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में इस बार पर बुलडोजर चला है। आरोपी मिहिर शाह ने अपने 4 दोस्तों के साथ इसी तापस बार में शराब पी थी। फिर वर्ली इलाके में एक स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी थी, जिसमें महिला की मौत हो गई। हादसे के 3 दिन बाद आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच शिवसेना UBT गुट के नेता आदित्य ठाकरे पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने एक्शन में देरी को लेकर सवाल उठाए और फास्ट ट्रैक सजा की मांग रखी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये हत्या है, महज हिट एंड रन का केस नहीं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कार्रवाई में 60 घंटे की देरी हुई। हम इन लोगों के लिए न्याय की मांग करते हैं। उत्तराखंड में आज एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड की वजह से चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से करीब 2000 यात्री जोशीमठ और आसपास के जिलों में फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की ये डरा देने वाली तस्वीर है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की है। बताया जाता है कि लैंडस्लाइड की ये घटना आज सुबह हुई, जिसकी वजह से पहाड़ों से नीचे गिरा मलबा हाईवे से होते हुए नीचे तक पहुंच गया। भारी मलबे की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इससे यातायात ठप हो गया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक एक दिन पहले भी लैंडस्लाइड की बड़ी तस्वीर सामने आई थी। जोशीमठ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिससे बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हजारों यात्रियों के साथ समस्या खड़ी हो गई। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ही फंस कर रह गए। रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे तीर्थ यात्रियों को एक बार फिर इस ताजा लैंडस्लाइड की वजह से संकट आ खड़ा हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार भारी बारिश से नदियों में उफान है। बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। NDRF और SDRF की टीमें भी मुस्तैद हैं। शारदा नदी में उफान, तेजी से बढ़ता खतरा, सैलाब का प्रहार, तेजी से बढ़ता वाटर लेवल। तस्वीरें टनकपुर के बनबसा बैराज की है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। NDRF और SDRF की टीमें भी पूरी तरह से चौकस है। बनबसा में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है।
बनबसा बैराज से 1,66,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। खटीमा के कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी का बसेरा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। और उत्तराखंड के रामनगर में भी नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच एक बरसाती नाले में एक बाइक सवार और उसके साथ बैठे शख्स की जान मुश्किल में पड़ गई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बरसाती नदी में उफान, लहरों से जंग, बेकाबू सैलाब, फंस गए बाइक सवार। संकट में फंसा दुपहिया चालक और उसके पीछे बैठा शख्स। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की। इस वीडियो का एक एक फ्रेम पानी की मनमानी की कहानी बयां कर रहा है। यहाँ नेशनल हाईवे 309 के पास बहने वाली बरसाती नदी में एक बाइक सवार शख्स और उसके साथ बैठा युवक फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सवार खुद को रोक नहीं पाया और पानी की रफ्तार में बाइक के साथ दोनों युवक बहने लगे। गनीमत रही कि वहाँ स्थानीय लोग मौजूद थे, जिससे दोनों की जान बच गई। पानी का बहुत तेज फ्लो ज्यादा आ गया था, तो ये 2 लोग अभी बाइक से आए, इनको अचानक से पता नहीं चला, ये दोनों नीचे बह गए थे, तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों को पकड़ा। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। उफनते नाले को देखकर कुछ लोग इसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, मगर इसी बीच कुछ लोग जल्दबाजी दिखाते हुए उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगे। इसी जल्दबाजी में बाइक सवार इस उफनते नाले में संकट में फंस गया। इस बाइक सवार की जान पर बनाई। इस बीच नाले के किनारों पर मौजूद लोगों ने इस शख्स की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। एरियल सर्वे के बाद सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोट से भी दौरा किया। साथ ही सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। देखिए तस्वीरें आप देखिए लखीमपुर खीरी की, जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बोट के जरिए वो इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, जो लगातार उन इलाकों में ले जा रही हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें लोगों के सामने हैं। ऐसे वक्त में जब उनके लिए बुनियादी सुविधाएं भी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन 2 तस्वीरों के जरिए लखीमपुर खीरी के हालात समझिए। उत्तर प्रदेश में देखिए ये एरियल व्यू लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन इलाकों का जायजा लेते हुए, हवाई निरीक्षण करते हुए जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश के बाद हालात ख़राब हैं। वहीं उसके बाद ज़मीनी स्तर पर वो उन इलाकों में बोट के ज़रिए गए जहां पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बाढ़ और बारिश के हालात बरकरार हैं, लोगों के लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का काम कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए खुद बोट से निरीक्षण करते हुए योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत में सैलाब ने जिले के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। पानी की मनमानी से त्राहिमाम मचा हुआ है। आज सीएम योगी ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। तस्वीरें पीलीभीत में आई बाढ़ की हैं, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आई आपदा का जायजा लिया। हवाई जहाज से किए गए इस एरियल सर्वे में पीलीभीत के खेत पानी में डूबे दिखाई दिए, तो रिहायशी इलाकों में भी सैलाब की घुसपैठ दिखी। बाढ़ की मुश्किलों के बीच पीलीभीत में एनडीआरएफ की टीमें एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एक तरफ लोगों तक जहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन इलाकों से लोगों को निकाल रही है जहां कई फीट तक पानी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर 500 लोगों को बाहर निकाला है। दरअसल पीलीभीत में बनबसा बैराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से ही शारदा किनारे के गांव बाढ़ से त्रस्त है। इसके अलावा कई जगहों पर हाईवे, लिंक रोड और रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई। इस वजह से शहर से लेकर गाँव तक के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज सहरसा में एक सड़क पुल ध्वस्त हो गया।
चंद सेकंड में ये पुल ध्वस्त हो गया। पुल गिरने की ये घटना सहरसा के महिषी प्रखंड की है, जहां प्राणपुर NH-17 से बलिया सिमर जाने वाली सड़क में बना पुलिया ध्वस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक ये पुल बिहार सरकार में JDU कोटे से मंत्री बने रत्नेश सादा के गृह पंचायत का है, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग ने करीब 5 साल पहले बनवाया था। महज 5 साल में ही पुल के टूटने पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पुल के गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके साथ ही 23 दिनों में छपरा, सुपौल, सिवान समेत कई जिलों में 13 पुल अब तक गिर चुके हैं। इस साल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ था। 3 जुलाई को केवल एक दिन में बिहार में 5 पुल धराशायी हो गए थे। इतनी बड़ी संख्या में पुल गिरने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 हफ्तों के अंदर बिहार के सभी निर्माणाधीन और पुराने पुलों की रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने 15 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। नेपाल के बाद अब बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। गंडक नदी में आए उफान से कई इलाकों पर बाढ़ ने कब्जा जमा लिया है। बिहार के 15 जिलों पर क्यों बढ़ा है बाढ़ का खतरा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बाढ़ से तबाही का मंजर, खेतों से लेकर बस्ती तक सैलाब का कब्जा, सब कुछ पानी में समा रहा है। तस्वीरें पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया इलाके की हैं। वाल्मीकि नगर बराज से लाखों क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़े जाने के बाद पूरे इलाके पर संकट और बढ़ गया। गंडक नदी में आया उफान बड़ा खतरा बनकर किसानों को डरा रहा है, तो ग्रामीण अब खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। अब सरकारी स्कूल की इस इमारत को देखिए, स्कूल का पूरा परिसर पानी में डूब गया। सैलाब स्कूल की इमारत में घुसकर मनमानी पर उतारू है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चौपट पड़ी है। मंझरिया गांव की सड़कों पर पानी ने प्रहार किया, कई रास्ते पानी में समा गए, लोगों की आवाजाही ठप पड़ी है। केसरिया प्रखंड में जो ढेखा पंचायत में बंझरिया है, वहाँ स्वयं मेरे द्वारा कल इंस्पेक्शन किया गया था। उसमें RWD से बात हो गई है, वो लोग जो जियो बैग्स हैं उसको डालेंगे, तो वो जो टूटने की समस्या है उसका हम लोग निराकरण कर लेंगे। और जो प्रमंडल के लोग हैं, नदी प्रमंडल वाले, वो भी सतत वहाँ पे निगरानी में हैं, तो ऐसा टूटने की संभावना बहुत कम है और पानी का लेवल भी डाउन हो रहा है। गंडक नदी में कटाव की वजह से बिहार के 15 जिलों पर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे पूरे इलाके पर भारी हैं। असम में आई विनाशकारी बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं, मेल की बेजुबान भी करा रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जहां बाढ़ और बारिश की कहर बेजुबान भी कराह रहे हैं। असम के ऐतिहासिक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, आज वो एक समंदर में बदल गया है। भीषण बारिश बाढ़ की तस्वीर बयां कर रहा है कि बेजुबान जानवरों पर किस कदर कुदरत ने कहर बरपाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद ये बेजुबान जानवर अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मौत को मात देकर कुछ जानवर जिंदगी बचाकर निकल गए हैं, लेकिन अब तक 137 जानवरों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के एक अधिकारी की माने तो अब तक 6 एक सिंग वाले गैंडे समेत 137 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा जानवरों को बचाया गया है। इन बेजुबानों को बचाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उद्यान कर्मी जानवरों पर ड्रोन कैमरे से 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। असम की कई नदियां उफान पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बढ़ते जलस्तर से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को अपनी चपेट में ले लिया है। अहम खबर है, माउंट एवरेस्ट की विषम परिस्थितियों में 9 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद 3 जवानों के शव निकाले गए। इस ऑपरेशन को ब्रिगेडियर SS शेखावत ने कामयाब किया। 9 दिनों तक ऐसे ही मशीन चलती रही, बर्फ काटे जाते रहे। रोजाना 10 से 12 घंटे तक बर्फ लगातार काटकर हटाई जाती रही। दरअसल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था एवरेस्ट की चोटियों की निगरानी कर रहे 3 जवानों को निकालने का, जो बर्फ के बीच फंस गए थे। तीनों जवानों के नाम राहुल, ठाकुर और गौतम बताए जाते हैं। यही वजह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नाम भी RTG दिया गया। 18,700 फीट की ऊंचाई पर बर्फ को हटाने और उसके बीच से जवानों को निकालना बेहद मुश्किल था, लेकिन इस चुनौती को ब्रिगेडियर SS शेखावत ने पूरा किया। सैकड़ों टन बर्फ काटकर हटा दी गई। शेखावत ने कहा कि इस काम में शारीरिक और मानसिक दोनों की परीक्षा हुई, लेकिन संतोष इस बात का है कि वो अपने जवानों को निकालने में कामयाब हुए। ऑपरेशन के बाद राहुल का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि ठाकुर और गौतम के शवों को उनके रिश्तेदारों के पास भेजा गया, ताकि परिजन उनका अंतिम दर्शन और दाह संस्कार कर सकें। आपको बता दें कि तीनों जवानों को बर्फ के बीच से निकालने वाले डिप्टी कमांडेंट ब्रिगेडियर SS शेखावत कठिन चुनौतियों के लिए जाने जाते हैं। वे 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। इस सबसे कठिन ऑपरेशन के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है।
कुदरत के क्रोध ने चीन का घमंड भी चूर चूर कर दिया है। सैलाब की मार से चीन के कई प्रांत करा रहे हैं। सैलाब के प्रहार से परेशान चीन की लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। सैलाब की बेकाबू रफ्तार, बह गया पुल, शहर में घुसी उफनती नदी, बेकाबू बाढ़ का खतरनाक मंजर चीन का है। पानी के प्रहार से चीन का वुशान करा रहा है। देखिए बाढ़ के रौद्र रूप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तूफानी स्पीड से बेकाबू सैलाब वुशान के घरों, मकानों, दुकानों और संस्थानों में टक्कर मार रहा है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं तो गलियां उफनते नाले बन चुकी हैं। चीन के वुशान में जिंदगी बाढ़ के आगोश में उलझकर सिसकने को मजबूर है। सिस्टम फेल हो चुका है। जिनपिंग सरकार भी कुदरत के क्रोध से कांप रही है। खुद को सुपर पावर कहने वाला चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बाढ़ का हर वीडियो, हर तस्वीर, हर फ्रेम बाढ़ से तबाही की कहानी बता रहे हैं। वुशान के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं तो सड़कें बर्बाद होकर पानी में समा गई हैं। 44 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। चीन के हेनान प्रांत में झेंगजो शहर में सड़कों पर सैलाब कहर बनकर टूट रहा है। हेनान की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। कार, जीप, वाहन सब पानी में डूबे हुए हैं। लोगों की जिंदगी संकट में है। बाढ़ का पानी आतंक मचा रहा है। बाढ़, बारिश और तूफान से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी कांप रहा है। कुदरत के प्रहार ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। देखिए लेटेस्ट खबर। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से हुई तबाही की हैं। ड्रोन से कैप्चर इस वीडियो में बाढ़ से बर्बादी के निशान हर तरफ दिखाई दिए। टेक्सास की गलियां अब नालों में तब्दील हैं तो सड़क नेटवर्क भी सैलाब में समा चुका है। पानी में डूबकर हजारों वाहन कबाड़ बन चुके हैं। टेक्सास में बेरिल तूफान के बाद भारी बारिश से आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। ह्यूस्टन में बाढ़ बारिश से 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के टेक्सास में बेरिल के कोहराम की एक और तस्वीर देखिए। 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने टेक्सास में भीषण तबाही मचाई। घर की छत उड़ गई, पेड़ उखड़ गए, खंभे गिर गए। शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तहस नहस है। अमेरिका के माउंट वर्नोन में भी टॉर्नेडो ने कोहराम मचा दिया। माउंट वर्नोन से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बवंडर की खौफनाक तस्वीरों से संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बवंडर से माउंट वर्नोन के लोगों में कई घंटे तक दहशत देखी गई। अमेरिका के इंडियाना का खौफनाक मंजर भी देख लीजिए। इस इलाके में तेज हवाओं के साथ टॉर्नेडो ने भीषण तबाही मचाई। कई इलाकों में बिजली जाने से अंधेरा भी छाया रहा। दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हालात का जायजा लिया। लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। दिल्ली के यमुना में भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। पिछले साल से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। दिल्ली में फिर पिछले साल जैसे हालात न बने, इसके लिए दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी की है। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी अधिकारियों के साथ यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों का जायजा लेने पहुंची, हालात की समीक्षा की और लोगों को सतर्क किया। आतिशी के साथ रेवेन्यू, नोडल अधिकारी और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति हो जाती है और कई बारी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन ये मौसम की ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तैनात है, तैयार है कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी हमें लो लाइंग एरियाज के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले साल यमुना के जलस्तर ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और यमुना का जलस्तर 208 मीटर के ऊपर चला गया था। और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों का कहर भी शुरू हो गया है और इसके चलते स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सचिव और तमाम अधिकारियों के साथ डेंगू को लेकर बैठक की है। जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा की है। 24 घंटे में हेल्पलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर इसको पूरी तन्मयता के साथ और तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा।
और इसी के साथ ही मुंबई के बाद अब नासिक में भी हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया है। इस पर ये पूरी खबर देखिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें इस घटना के बारे में। दरअसल मामला मुंबई का है, जहां एक बार फिर से नासिक में हिट एंड रन केस का मामला आया है और तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया है। और इसके बाद एक बार फिर से हिट एंड रन मामले में लगातार हंगामा बढ़ा है। एक और खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई आपको हम दिखाने जा रहे हैं। भारी बारिश ने किचन का जायका भी बिगाड़ा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर की कीमत 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। बाढ़ और बारिश की वजह से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सब्जियों की कीमत में अचानक उछाल देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले एक महीने में सब्जी की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले तक गोभी 70 रुपए बिक रही थी, लेकिन अब 150 रुपए किलो मिल रहा है। गाड़ियाँ बरसात में फंसी हुई है। अब से 3 से 4 गुना रेट महंगा हो चुका 15 दिन के अंदर। आप आलू पहले क्या रेट था और अब किस रेट में बेच रहे हैं आप? पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। गोभी की बात करें, गोभी अगर आपकी बात है, गोभी उठाइएगा एक बार, गोभी देखते हैं। ये गोभी आप देखेंगे काफी अच्छी गोभी है, लेकिन इसके रेट भी काफी ज्यादा है। ये कितने रुपए किलो थी और अब कितने रुपए किलो में आप बेच रहे हैं? ये पहले 80 से 70 बिक रही थी, अब 170 से 180। 170 से 180 रुपए किलो। 145 रुपए किलो खरीद लाए, 5 रुपए GST दे के आए। 150 रुपए किलो की गोभी है भैया, 5 किलो गोभी लाए मात्र। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि टमाटर की कीमतें एक महीने पहले 45 से 50 रुपए से बढ़कर 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। देश में दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दाल 200 रुपए से ज्यादा बिक रही है, लेकिन यूपी के कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि दाल की कीमत क्या है। क्या कह रहे हैं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, आप भी सुनिए। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। देश की जनता महंगाई मार से करहा रही है। दाल रोटी जुटाने में ही पसीने छूट रहे हैं, लेकिन यूपी के कृषि मंत्री को हंसी आ रही है। गरीबों की थाली से दाल गायब है। इन्हें दाल की कीमत ही नहीं पता। लोग दाल रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, कीमत पर मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि दाल की कीमतें 200 से ज्यादा बिक रही है। ये कृषि मंत्री हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मार्केट में दाल की कीमतें क्या है। जरा फिर से सुनिए मंत्री जी दाल का क्या भाव लगा रहे हैं। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। कृषि मंत्री को दाल की कीमत नहीं पता, लेकिन जनता को वोट की कीमत जरूर पता है। तो देखा आपने मंत्री जी का बयान और उनकी हंसी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा, देखिए। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। आज 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आखिरी दौर का मतदान जारी है। जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे उनमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की 1-1 सीट शामिल है। इनमें पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की राणाघाट दक्षिण विधानसभा सीट के पायराडांगा इलाके में हिंसा की खबरें सामने आई है और बिहार की रुपौली सीट पर पूर्णिया से पप्पू यादव के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली बीमा भारती आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन 7 राज्यों की जहां पर चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये उपचुनाव वाले राज्य जहां पर कुछ जगह हिंसा हो रही है और बाकी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है।
शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समेत 38 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में केजरीवाल को किंग पिन और साजिशकर्ता बताया गया है। घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है, जबकि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। 232 पेज की चार्जशीट में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों से सांठगांठ कर उनके पक्ष में शराब नीति बनवाकर पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाया है। अब जानिए ईडी ने चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाए। साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। केजरीवाल सिसोदिया का मकसद साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाना था। चार्जशीट में विजय नायर को केजरीवाल के मिडिलमैन बताया गया। नई शराब नीति बनाने के लिए केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। 15 मार्च 2021 को सिसोदिया के घर से मिले कागज में प्रॉफिट 5% का जिक्र था। 19 मार्च 2021 को बिना जीओएम के ही प्रॉफिट मार्जिन 12% कर दिया गया। गोवा चुनाव में रिश्वत में आए 100 करोड़ में से 45 करोड़ खर्च किए गए। चार्जशीट में लिखा है कि ये पैसा हवाला के जरिए गोवा प्रचार देख रहे चंद्रप्रीत और प्रीतपाल को मिले थे। और किसान आंदोलन के वक्त से बंद हुए शंभू बॉर्डर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर खोलने के आदेश दिए हैं। ये पूरी खबर देखिए। 13 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। अब पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों को राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों सरकारें कानून व्यवस्था बनाए रखें। पंजाब की तरफ बैठे हैं, वो कॉल पंजाब गवर्नमेंट को लेनी है। तो पंजाब और हरियाणा सरकार को क्या गाइडलाइंस दी गई? गवर्नमेंट को आदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। और अगर किसान अपना जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहीं करना चाहते हैं तो वो परमिशन लेके वहाँ डेजिग्नेटेड प्लेस पे कर सकते हैं। सर कोई बात। शंभू बॉर्डर खोलने के बाद किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। इस पर हरियाणा की तरफ से कहा गया है कि किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। याचिका दायर करने वाले वकील उदय प्रताप कहते हैं कि किसानों को लेकर हाई कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसे में ये किसानों पर निर्भर करेगा कि वो दिल्ली जाएंगे या वापस अपने घर लौटेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन और फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि ये शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि इसको खोल दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए का हलफनामा। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं। एनटीए ने कहा पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है और इसी को ध्यान में देखते हुए पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इस पर पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, पिछली बार जब ये पूरा मामला उठा था 4-5 दिन पहले, तब भी इस तरह का जिक्र आया था कि पूरी तरह से इस परीक्षा को रद्द किया जाना, एनटीए भी इसके हक में नहीं है। आज बताइए क्या कुछ हुआ है वहां पर कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में अभी हलफनामा एनटीए की तरफ से दाखिल किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये कहा था कि बुधवार शाम 5 बजे तक इस मामले में एनटीए, सरकार और सीबीआई को हलफनामा दाखिल करना है। बेसिकली सीबीआई को अपनी प्रगति रिपोर्ट देनी है जो जांच कर रही है। तो एनटीए ने आज पिछली बार की तरह ही अपना हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि कुछ नई चीजें हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए थे। एनटीए का ये कहना है कि पूरी परीक्षा जो है वो प्रभावित नहीं हुई है और व्यापक तौर पर जो माना जा रहा है कि व्यापक तौर पर पेपर लीक हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुजरात के गोधरा में जो ओएमआर शीट थी उनका जो मसला है वो ऐसा नहीं था, जबकि बिहार में जो है वो स्पष्ट तौर पर लीकेज हुआ था, ये माना है एनटीए ने। और इस मामले में ये साफ तौर पर कहा है एनटीए ने कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। यही सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीए के हलफनामे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हलफनामे में जिन बातों का जिक्र है उसमें पूरी तरह से इस परीक्षा को रद्द किए जाने के हक में एनटीए नजर नहीं आ रहा है, जिस पर देखना होगा कि कोर्ट किस तरह से इस मामले में कदम आगे बढ़ाता है। पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। इस बारे में टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या कारण है कि आप अब पूरे कॉलेजेस में? हम पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो शासकीय महाविद्यालय हैं
विशेष करके अभी हमारे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय, जिनका 14 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमाता अमित शाह शुभारंभ करने वाले हैं, उनके संदर्भ में हम ये विचार कर रहे हैं कि भाई इन महाविद्यालयों में गणवेश हमारा तय होना चाहिए और उसके आधार पर एक अच्छा संस्थान जब हम स्थापित कर रहे हैं, सरकार का बहुत बजट उस पर खर्च हो रहा है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब की उत्कृष्ट प्रकार की होना चाहिए। इसलिए हमने समानता, अनुशासन और एक कॉलेज की अलग पहचान स्थापित हो जाए, उस दृष्टि से हम इस पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में और उसकी चर्चा करके, विमर्श करके भविष्य में उसको लागू करने वाले हैं। देखिए, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। हम सभी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके व्यापक एक प्रकार की चर्चा करके इसको लागू करेंगे और जो हमारे पास अभी सारी जानकारी है उस हिसाब से हम ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पटना में आज गंगा पथ के लोकार्पण के दौरान नीतीश कुमार ने वहां मौजूद ठेकेदार के पैर छूने की कोशिश की। ये पूरी खबर देखिए। इस वीडियो में नीतीश कुमार इंजीनियर से कह रहे हैं कि कहिए तो आपके पैर छू लें। ये कहकर नीतीश कुमार आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद इंजीनियर पीछे हटते हुए उनसे ऐसा नहीं करने की प्रार्थना करता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पथ का विस्तार बख्तियारपुर तक जल्द पूरा करने का आदेश दिया था और समय पर काम पूरा नहीं होने से नीतीश नाराज हो गए और तंज वाले अंदाज में ठेकेदार के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद मंच पर हड़कंप मच गया। इधर राजस्थान सरकार के बजट में मंदिरों के लिए खास ऐलान किया गया है। खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ का फंड दिया गया है और 600 मंदिरों में उत्सव के लिए 13 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो इस तरह से मंदिरों में खास तौर पर बजट के दौरान ऐलान किया गया है कि किस तरह से बजटों में, जिनमें 600 मंदिरों को उत्सव के लिए उनके 13 करोड़ रुपए दिए जाने की तैयारी है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान राज्य के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। राजस्थान सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लाने की तैयारी में है। सरकार ने इस बजट में खाटू श्याम मंदिर के लिए फंड दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने खाटू श्याम मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान किया। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ के तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। 600 मंदिरों में उत्सव मनाने के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट दिया है। सरकार ने 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च का प्लान बनाया है। आपको बता दें, हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम का दर्शन करने आते हैं। ऐसे में मंदिर का विकास होने से श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है, जहां किले, मंदिर और कई ऐतिहासिक चीजें हैं, जिन्हें देखने देश विदेश से लोग आते हैं। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत बताई गई है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ जनसंख्या असंतुलन बढ़ने का दावा किया गया है। इस पर नियंत्रण के लिए व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। पत्रिका के ताज़ा साप्ताहिक अंक के संपादकीय में जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए नीतिगत हस्तक्षेप की वकालत की गई है। संपादकीय के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों, खासकर सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में सीमाओं पर अवैध विस्थापन की वजह से अवैध तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। पत्रिका में लिखा गया है कि पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर काम कर रहे हैं। संपादकीय में आरोप लगाया गया है, राहुल गांधी जैसे नेता जब तक हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं और दक्षिण भारत की पार्टियां सनातन धर्म को गाली देकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट कर सकती हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया दौरे में पीएम मोदी का युद्ध को लेकर बड़ा बयान। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, यह युद्ध का समय नहीं है, युद्ध से समस्या का समाधान मुमकिन नहीं, शांति के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी जरूरी है, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार नहीं, आतंक किसी रूप में मंजूर नहीं। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, कहीं भी हो। मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और पीएम मोदी को रूस के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीति की झलक पूरी दुनिया में साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ रूस भी भारत को अपना साझेदार बताए। ये पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीति के सुंदर समन्वय को बताता है। ट्रेडिशनल एलाई, यानी दोनों ही आपको कहें कि आप उनके रणनीतिक साझेदार हैं, अमेरिका ये कहे और रूस कहे कि आप उसके परंपरागत साझेदार हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक कूटनीति के सुंदर समन्वय का जो दृश्य दिखा है, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह उनका सम्मान नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दक्षता और क्षमता मोदी जी ने दिखाई, और उल्लेखनीय बात यह है कि आप ध्यान करें कि युद्ध के बियॉन्ड समाधान निकाला जा सकता है, यह भी बात उन्होंने वहीं पर कही है। यूपी के कन्नौज से सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक कार वाले की लापरवाही से दूसरे पर भारी पड़ गया यह हादसा। तस्वीरें कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर हुए खतरनाक सड़क हादसे की हैं। हादसे के इस वीडियो को देखिए। इस बीच पीछे से आ रही सफेद रंग की कार ने ओवर स्पीड की वजह से अपने आगे वाली कार में तेजी से टक्कर मारी। आगे वाली सफेद कार टक्कर लगने के बाद सामने खड़ी ट्रॉली से टकरा गई, तो ओवर स्पीड कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। आज सुबह करीब 6:17 पर 2-3 गाड़ियां भिड़ गई हैं। उपरोक्त BCM खड़ी हुई थी, पीछे से एक मारुति सुजुकी आ रही थी, उसके पीछे एक I-20 आ रही थी। I-20 ने तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मारुति सुजुकी में टक्कर मार दी। मारुति सुजुकी आकर DCM में लग गई, इसलिए DCM का चालक बंटू घायल हो गया। एक बार फिर देखिए कन्नौज एक्सप्रेसवे पर हुए इस खौफनाक हादसे का वीडियो। एक कार वाले की लापरवाही एक्सप्रेसवे पर दूसरे कार सवार पर भारी पड़ी। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने आगे वाली कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद कार खड़े ट्रॉले में जा घुसी। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। और मुंबई के बाद अब नासिक में भी हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला वीडियो। कार की टक्कर से महिला हवा में 15 फीट तक उछल गई। राह चलती महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। कल शाम गंगापुर रोड पर हुए इस सड़क हादसे में 36 वर्षीय महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हादसे के वक्त आरोपी ड्राइवर नशे में था। पुलिस के मुताबिक पहले विपरीत दिशा से आ रहे दो युवकों ने कार को तेज गति से महिला की ओर बढ़ते देखा था और इन दोनों ने चालक को सतर्क रहने की कोशिश की थी, मगर कार चालक ने रफ्तार कम नहीं की और कार ने वैशाली शिंदे को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। हिट एंड रन का पूरा मंजर इलाके में लगे CCTV में कैप्चर हो गया।
इस बीच घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने कार का नंबर लिख लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस चालक के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। सड़क हादसे के दौरान आरोपी ड्राइवर अपने घर जा रहा था। अब नासिक हिट एंड रन मामले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्नाव एक्सप्रेसवे हादसे पर बड़ा खुलासा। बिना परमिट और बीमा के चल रही थी बस। किसान के नाम पर महोबा में रजिस्टर्ड थी ये बस के कागजात में दर्ज पता भी फर्जी निकला। मोतिहारी से दिल्ली जा रही है ये निजी बस जिसमें यह हादसा हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है और लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बिहार से दिल्ली के बीच सड़क पर काल बनकर दौड़ने वाली ये स्लीपर कोच बस आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास हादसे का शिकार हो गई। बिना कागज ही ये बस 1200 से 1300 किलोमीटर तक यात्रा करती थी। इस बस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बस की न तो परमिट थी और न फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद भी बिना रोक टोक बिहार से दिल्ली तक चलती रही। बताया जाता है कि बस की फिटनेस 1 जनवरी 2021 को ही खत्म हो चुकी थी। बस का टैक्स 30 नवंबर 2023 तक ही जमा था, जबकि बीमा भी इसी साल 2 फरवरी को खत्म हो चुका था। बस की परमिट भी इसी साल 2 जनवरी को और दूसरा 15 अप्रैल को खत्म हो गया। बस के कागजों में दर्ज पता भी फर्जी है। ये बस महोबा में खेती करने वाले एक किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। बिहार से दिल्ली के बीच चलने वाली डग्गामार बस जब यूपी में प्रवेश करती है तो दिल्ली तक 16 आरटीओ कार्यालय पड़ते हैं। इन सभी आरटीओ कार्यालय को क्रॉस करते हुए बस दिल्ली पहुंचती है। फिर भी ये बस धड़ल्ले से संचालित होती रही। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि अब तक ये चेकिंग अधिकारियों के हत्थे क्यों नहीं चढ़ी। हरियाणा के अंबाला से बिहार जा रही एक बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बस में 300 से ज्यादा यात्री ले जाए जा रहे थे। यात्रियों की संख्या देख लीजिए, गिन लीजिए। कई बेसुध जमीन पर पड़े हैं। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। इनकी संख्या जानकर हैरान रह जाएंगे। ये 50-60 नहीं, 100-200 भी नहीं, 300 से ज्यादा है इनकी संख्या, जो एक बस में सवार होकर अंबाला से बिहार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी इस बस में जबरन ठूस कर भरे गए थे। बस की क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भरे जाने का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने एसी बस के टिकट कटाए जो बस वालों ने छीन लिए और फिर रास्ते में क्या कुछ हुआ यात्रियों की जुबानी सुनिए। तो ले लिया उन्होंने, वापस ले लिया है, लेकिन मैं फोटो रखा फोन में और इन्होंने पैसा ले लिया फंस गया। हम लोग फंस गया तो उसके बाद बैठा, जबरदस्ती बैठाया, मारपीट करके कोच के बैठाया। यात्रियों का कहना है कि कई यात्रियों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद करनाल में तड़वारी के पास लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन बस के आगे चल रहे मालिक ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाईवे पर हंगामे के बाद पुलिस पहुंची, जिसने यात्रियों की मदद की और बस को जब्त किया। सभी आदमी नीचे उतारे हमने, भाई पानी पूनी पिलवाया हमने। चीन से तस्करी कर लाई गई करोड़ रुपए के सोने की ईंट आईटीबीपी ने जब्त की है। मामले की जांच की जा रही है। शुद्ध सोने की ये ईंट है। 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 108 किलो की सोने की ईंटें जब्त की गई। एलएसी के पास आईटीबीपी के जवानों ने सोने की ये बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जाता है कि आईटीबीपी के जवानों को ये कामयाबी पूर्वी लद्दाख में मिली। आईटीबीपी के मुताबिक सोने की ये ईंटें चीन से तस्करी के जरिए लाई जा रही थी। इसे लद्दाख के रास्ते भारत में खपाने की तैयारी थी। इस मामले में 2 तस्करों को भी आईटीबीपी के जवानों ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लेह के न्योमा सेक्टर में दोनों आरोपी धरे गए हैं। बताया जाता है कि 21 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने घोड़ों समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 108 किलोग्राम सोने की खेप पकड़ी गई। दोनों आरोपियों की पहचान सेरिंग चिन्बा और स्टैंजन दोरग्याल निवासी कोयुल न्योमा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि उन्होंने अपने घर में कई करोड़ रुपए के सोने छिपा कर रखे थे। ये सोने कहां भेजे जाने थे, कौन इनके ग्राहक थे, लद्दाख पुलिस मामले की जांच कर रही है। और भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ की इनामी राशि लेने से इनकार कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम को T20 का विश्व चैंपियन बनाने वाले गुरु और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने बोर्ड की तरफ से मिली पूरी इनाम राशि को लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 125 करोड़ रुपए का कैश इनाम का ऐलान किया था। इसमें हेड कोच रहे राहुल द्रविड़ के हिस्से में 5 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो इनाम की केवल आधी राशि यानी 2.5 करोड़ रुपए ही लेंगे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक राहुल द्रविड़ ने कहा कि जितनी राशि बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच को मिल रही है, उतनी ही वो खुद लेंगे। इन सभी कोच के हिस्से 2.5 करोड़ रुपए आए हैं।
राहुल द्रविड़ की पहचान टीम मैन की रही है। राहुल द्रविड़ हमेशा टीम का हित पहले रखने वाले माने जाते हैं। उन्होंने ऐसा ही कुछ 2018 में भी किया था, जब भारत ने अंडर-19 विश्व कप जीता था। हेड कोच के तौर पर उन्हें 50 लाख दिए जा रहे थे, जबकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कोच को 20 लाख मिलने थे। राहुल द्रविड़ इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद बीसीसीआई ने सभी कोच को 25-25 लाख रुपए दिए थे। भारतीय टीम में खेलते वक्त भी कई मौकों पर राहुल द्रविड़ ने टीम के हितों को आगे रखा।